हेलो एवरीवन। अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा वो लीगली कितना सही है, इस वीडियो को देख के आपको क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो से। व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो? एग्जाम के लिए भी जरूरी है और आपको पता भी होना चाहिए। Maternal mortality ratio is the number of women who die from pregnancy related causes while being pregnant or within 42 days of pregnancy termination per 1 lakh live birth. This is maternal mortality ratio. अगर हम कंट्रीज को उनके पर कैपिटा इनकम के हिसाब से डिवाइड करते हैं या फिर हम अलग अलग कंट्रीज को उनके स्ट्रेटा इनकम स्ट्रेटा के हिसाब से डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि लो इनकम कंट्रीज का मोर्टेलिटी रेशियो काफी ज्यादा हाई है और वही अपर मिडिल इनकम कंट्रीज का काफी लो है। दैट इज ये 100 से ही बिलो है और लो इनकम कंट्रीज का मोर देन 800 है। क्या आप कह सकते हैं मोर देन 8 टाइम्स का डिफरेंस है इसमें, और इंडिया समवेयर इन द मिडिल। और अगर हम देखें सिर्फ डेवलप कंट्रीज का, आप देख सकते हैं कि इनका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 50 से भी काफी कम है। और वहीं इंडिया का आप देख सकते हैं 2000 के आसपास मोर देन 350, ऑलमोस्ट 400 के आसपास था, जो धीरे धीरे घटते हुए 2020 के आसपास 2017 के आसपास लगभग 150 के आसपास आ गया था। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, आज़ादी के पहले की बात करें, इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें, तो 1950s से 60s के बीच में आप देख सकते हैं MMR 1300 के लगभग था और वहीं मैटरनल डेथ 215 हो रही थी। उसके बाद 60s के बाद 1195 हो गया और मैटरनल डेथ रेट जो था 193 हो गया। 70s के बाद लगभग 80s के आसपास ये आंकड़ा धीरे धीरे घटता गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें, 2000 से 2017 के बीच में टारगेट ये था कि जो ग्लोबल मैटरनल डेथ है उसको लेस देन 70 डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ करने का। बट अभी भी ये आंकड़ा उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। इंडिया का आंकड़ा अभी भी, इंडिया के डेटा की आप बात देख सकते हैं तो ये 2017 में 150 के आसपास ही है। और अभी रिसेंट की बात करें, 2017 से लेकर 19 के आसपास 100 थी लाइव बर्थ, 100 थी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख लाइव बर्थ ही रहा है। तो ये 17 से 70 डेथ से काफी ज्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की अगर बात करते हैं आप, विच इज द शेयर ऑफ न्यूबॉर्न हु डाई बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल के पहले अगर वही न्यूबॉर्न की डेथ होती है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आता है वो। तो सेम लो इनकम कंट्रीज में काफी ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी है और अपर मिडिल इनकम का काफी लो है और इंडिया समवेयर इन द मिडिल। और कंपेयर करें अगर कंट्री वाइज तो भी इंडिया अभी भी डेवलप कंट्रीज से काफी दूर है। तो आपने देखा कि ये इतना हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इतना हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो क्यों रह रहा है? मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, द अनसेफ डिलीवरीज या अनसेफ अबॉर्शंस। इंडिया की बात करें तो 67% अबॉर्शन जो होते हैं इंडिया में वो अनसेफ होते हैं और उसी कारण से लगभग 8 रोजाना 8 डेथ होती है। डिनायल ऑफ एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन भी इलीगल माना जाता है बिकॉज वुमेन राइट्स टू कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज which also include abortion is the ground for इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी, जिससे आपको गारंटी मिलती है कि आपको 3 चीज की राइट्स तो मिलेंगे। एक लाइफ का राइट, एक हेल्थ का राइट और एक प्राइवेसी का राइट।
बट इंडिया की बात करें, या फिर इंडिया ही क्यों, काफी सारे कंट्रीज की बात करें तो वहां पर काफी सारे जो लॉस है, जो सोशल नॉर्म्स है, वो काफी सोशल नॉर्म्स की बात कर रहे हो या फिर एक्चुअल जुडिशरी लॉस की बात कर लो, काफी रिस्ट्रिक्टिव हुआ करते थे पहले, जिस कारण से किसी फीमेल को ना चाहते हुए भी उनकी प्रेगनेंसी को टर्म तक कंटिन्यू करना पड़ता था, जिस कारण से उसकी हेल्थ और हेल्थ में रिस्क होता था, उसके लाइफ को भी रिस्क काफी ज्यादा हुआ करता था। तो इस कारण से जो जो बहुत सारे जो इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट फीमेल को फेस करना पड़ता था। और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि फीमेल को एबॉर्शन रिलेटेड सोशल नॉर्म तो बहुत समय से थे, बहुत सारे एबॉर्शन रिलेटेड नॉर्म्स पहले से सोसाइटी में रहे हैं, जिस कारण से फीमेल को काफी सारी सफरिंग और इनजस्टिस का सामना भी करना पड़ा। पर इन सबको मिला के फीमेल ने कई बार जा जाके अनसेफ अबॉर्शन करने का रास्ता चुना, और इन सब के कारण, अनसेफ अबॉर्शन के कारण काफी ज्यादा मॉर्टेलिटी होने लग गई, और ये सारी मॉर्टेलिटी प्रिवेंटेबल थी। तो ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि एक फीमेल जो हेल्थी फीमेल है, उसको ना चाहते हुए भी कई बार वो अबॉर्शन को कंटिन्यू करना पड़ा। जाने अनजाने में वो अबॉर्शन ऐसी जगह पे करा लिया गया जो अनसेफ है, किसी अनसेफ हाथों के द्वारा करा लिया गया, या किसी अनसेफ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अनसेफ जगह में कराया गया। तो इस कारण से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आईपीसी में लॉस है, आईपीसी 312 से लेके आईपीसी 318 तक, जो अबॉर्शंस के बारे में बोलते हैं। जैसे आईपीसी 312 मिसकैरेज के बारे में बोलता है, आईपीसी 313 वुमेन के कंसेंट के बिना मिसकैरेज के बारे में बोलता है, 314 जो डेथ विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज के बारे में बोलता है, और सारी चीजें जो है मिसकैरेज के बारे में बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें हर्ट करना इलीगल माना जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप 312 को ही देख लो तो मिसकैरेज करना या अबॉर्शन करना ही अपने आप में इलीगल है। किन सर्कमस्टेंसेस में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है लॉस में। अगर फीमेल को अगर अबॉर्शन करना पड़े किसी कंडीशन में, तो वो कैसे करेगी, क्योंकि लॉ में बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, ना ही सिविल पीपल को अच्छे से पता है कि कैसे करना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे कंडीशन में फीमेल को हमेशा इलीगल रूट में ही जाना पड़ेगा, अनऑथराइज प्लेसेस में जाना पड़ेगा, अनऑथराइज पीपल के पास जाना पड़ेगा अबॉर्शन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो फीमेल की कंडीशन के लिए अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और इस कारण से अनसेफ अबॉर्शन के नंबर्स काफी हाई थे। ये सारी चीजों को देखने वाले की बात है कि आप लॉस तो अच्छे से दिख रहे पर रेगुलेशन नहीं है यहाँ पर। तो इंडिया को एक अच्छे रेगुलेशन की जरूरत थी। तो इस रेगुलेशन को गवर्नमेंट ने समझा, सब कुछ तो देखा, और आप देख सकते हैं 10 अगस्त 1971 में 10 अगस्त 1971 में एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को लाया गया। इस एक्ट में बताया गया था किन किन सर्कमस्टेंसेस में एमटीपी करा जा सकता है, एमटीपी करेगा तो कौन करेगा, उसके क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए, किस प्लेस पे करेगा, किस कंडीशन में करना चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छे से इस एक्ट में बताया गया। हालांकि टाइम के चलते चलते बहुत सारे लूप होल्स इस एक्ट में ही आपको पता चलेंगे, बहुत सारे पता चले एक्चुअल में। तो धीरे धीरे करके इतने सारे लूप होल्स के चलते इस एक्ट को अपडेट करना तो जरूरी पड़ गया था। तो 2021 में इस लॉ को अमेंड किया गया, एमटीपी एक्ट 2021 अमेंडमेंट्स किया गया। वैसे अगर बात करें, रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज अबॉर्शन ऑन रिक्वेस्ट, और रशिया के बाद धीरे धीरे जापान, यूके, कनाडा, यूएस और इंडिया ने 1971 में अबॉर्शन को लीगलाइज किया। एमटी की बात करें, व्हाट इज एमटीपी? एंड एमटीपी इज एन मेथड और टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड और अनइंटेंशनल। आप देख सकते हैं अनवांटेड ऐसा बच्चा जिसकी जरूरत नहीं है, या अनइंटेंशनल विदाउट इंटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गई है बिफोर देयर फुल टर्म यूजिंग सर्जिकल और मेडिकल मेथड is known as medical termination of pregnancy. It is also called as induced abortion या intentional abortion or
वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी एक्ट को लाने का मेन रीजन ये था कि मॉर्टेलिटी काफी हाई थी। मॉर्टेलिटी हाई होने का रीजन था अनसेफ अबॉर्शंस था। तो एमटीपी लाने का मेन रीजन था कि सेफ और लीगल अबॉर्शन सबको दिया जा सके। और इस अमेंडमेंट आने से फीमेल को, अमेंडमेंट और इस एक्ट के आने से फीमेल्स को सेफ अबॉर्शन सर्विसेज अवेल की गई और साथ में उनकी ऑटोनॉमी, उनकी डिग्निटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, उनको जस्टिस मिल पाया। एमटीपी एक्ट की बात करें तो हम टोटल 8 सेक्शन है। पहला सेक्शन बात करता है और टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। सेकंड जो सेक्शन है उसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई है। थर्ड सेक्शन बताता है when pregnancy may be terminated by registered medical practitioner। फोर्थ सेक्शन बताता है कौन सी जगह पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। सेक्शन 5 बताता है एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। 5A बताता है प्राइवेसी ऑफ वुमेन को प्रोटेक्शन के बारे में। सेक्शन 6 बताएगा कि पावर टू मेक रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और सेक्शन 7 बताएगा पावर टू मेक रेगुलेशन जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और सेक्शन 8 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। किन किन सर्कमस्टेंसेस में आप एमटीपी कर सकते हैं। तो पहला है थेरेपेटिक कॉज, जैसे कोई अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना फीमेल की लाइफ को एंडेंजर कर सकता है तो ऐसी कंडीशन में एमटीपी किया जा सकता है। यूजेनिक कॉजेज, जैसे अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से जो बच्चा अगर होता है, जो बच्चा है उसको सीरियस फिजिकल या मेंटल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। जैसे सॉरी जैसे जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई जैसे कुछ इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शंस है, उसको सफर किया हो, या फिर कुछ टेरिटोजेनिक ड्रग्स हो सकते हैं जैसे थैलेडोनामाइड, कॉर्टिसोन जैसे ड्रग्स को कंज्यूम किया हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर हेलुसिनोजेंस या एंटीडिप्रेसेंट्स जैसे ड्रग्स को कंज्यूम किया हो, या फिर फीमेल वाज एक्सपोज्ड टू एक्सरेस और रेडियो आइसोटोप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इंसेनिटी ऑफ पेरेंट। तो ऐसे कंडीशन को यूजेनिक कॉजेस कह के प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में इफ द फीमेल इज विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट तो उस कंडीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एमटीपी, या फिर सोशल ग्राउंड्स पे जैसे फेलियर कॉन्ट्रसेप्शन में भी कर सकते हैं। इसमें एक नई चीज ऐड की गई है अनमैरिड में। 1971 में जब ये लॉ आया था तो उस समय मैरिड कल्चर ही चल रहा था। जैसे ऐसे चीजें आगे बढ़ती गई तो लिव इन कल्चर भी काफी ज्यादा होने लगा। लोग अपना अनमैरिड लोग आस साथ में लिव इन रिलेशनशिप में भी काफी सारे लोग रहने लग गए। इस कारण से अनमैरिड फीमेल्स का भी प्रेगनेंसी काफी बढ़ रही थी। तो 2021 में इस चीज को अमेंड करके इसको भी इंक्लूड किया गया कि अनमैरिड फीमेल भी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स के कारण अबॉर्शन को ऑप्ट कर सकती है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल कॉजेस है, उसमें भी आप अबॉर्शन के लिए जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा पेपर मुझे मिला 2019 का। तो चहत फाउंडेशन मतलब सेंटर फॉर इंक्वायरी टू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स में कुछ केसेस रिकॉर्ड किए गए। उसमें टोटल 74 पीपल थे। आउट ऑफ डेट 72 वुमेन्स थी और 2 बच्चे थे। ये सारे 74 पीपल वर विक्टिम्स ऑफ रेप और उन्होंने अबॉर्शन को सीक किया था। सॉरी। ध्यान देने वाली बात यह है कि आउट ऑफ 74 पीपल 52 वुमेन जिसने अबॉर्शन का सॉर्ट किया था उनमें उन्होंने 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के पहले अबॉर्शन की रिक्वेस्ट डाली थी और 19 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन ने 20 वीक के बाद अबॉर्शन की रिक्वेस्ट डाली थी। बट जिसने भी 20 वीक के बाद प्रेगनेंसी की रिक्वेस्ट डाली उनको अबॉर्शन करने की इजाजत नहीं मिल पाई।
वो 2 बच्चे की भी आप बात कर सकते हैं जिन्होंने 20 वीक के बाद अप्लाई किया था, उनको भी हाई कोर्ट ने एमटीपी करने से परमिशन नहीं दी। और अगर बात करते हैं जो 55 वुमेन थी जिन्होंने 20 वीक के पहले अप्लाई किया था, उनकी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। उनमें से भी सिर्फ 36 को ही अबॉर्शन करने का इजाजत परमिशन मिल पाया। तो आप देख सकते थे लॉ उस समय काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप अबॉर्शन, इवन इन रेप केसेस, बच्चे को भी आप परमिशन नहीं मिल दे पा रहे थे। तो ये सारी चीजें को चेंज किया गया। तो कौन कौन से वुमेन हैं जो एलिजिबल है फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अप टू 24 वीक? पहले ये 20 वीक्स हुआ करता था, 20 वीक तक ही परमिशन मिला करती थी, अब इसको चेंज करके 24 वीक कर दिया जाए। किस किस को मिल सकता है? सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट, माइनर, चेंज इन मैरिटल स्टेट फ्रॉम विडोहुड टू विडोहुड और डिवोर्सी, या वुमेन विद मेजर फिजिकल डिसेबिलिटी, या मेंटल इलनेस, या फीटल मलफॉर्मेशन, या ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स में आप अप्लाई कर सकते हैं अप टू 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। हालांकि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को अभी भी 20 वीक तक ही मान्यता मिली है। इसके बाद अप्लाई करना की इसके बाद आपको परमिशन नहीं मिली है। कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहिए? अगर आरएमपी अपने गुड फेथ में ये ओपिनियन देता है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया जाए तो प्रेग्नेंट फीमेल की लाइफ को इंडेंजर हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में टर्मिनेट कर सकता है। सेकंड, मेडिकल बोर्ड इस ओपिनियन में आता है कि अगर जो बच्चा पैदा होगा उसको सब्सटेंशियल रिस्क होगा अपनी लाइफ का, तो ऐसी कंडीशन में टर्मिनेट किया जा सकता है। मेडिकल बोर्ड की बात करें तो हर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को एक मेडिकल बोर्ड बनाना होता है, जिसके अंदर होते हैं एक गायनेकोलॉजी, एक पीडियाट्रिशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और कोई भी एक ऐसा मेंबर जो स्टेट गवर्नमेंट के यूनियन टेरिटरी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। काम क्या करेगा, उसकी पावर क्या होगी मेडिकल बोर्ड की? मेडिकल बोर्ड किसी भी रिक्वेस्ट फॉर एमटीपी को अलाउ या डिनाई कर सकता है बियॉन्ड 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। जैसे मैंने बताया कि 24 वीक तक परमिशन मिलती थी, 24 वीक के बाद आपको मेडिकल बोर्ड में जाना पड़ता है। तो 24 वीक के बाद एमटीपी करना है नहीं करना है मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। मेडिकल बोर्ड को अगर किसी केस को लेकर कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत हो तो उसको भी वो ऑप्ट कर सकता है। कोई एडिशनल इन्वेस्टिगेशन करवानी हो फीमेल की तो वो भी वो करवा सकते हैं। उनके फंक्शन क्या क्या होंगे? फीमेल को एग्जामिन करेंगे, उनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं उन सबको एग्जामिन करेंगे और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की एप्लीकेशन को करना है नहीं करना है वो बताएंगे। और जब भी उनको एप्लीकेशन मिलती है फॉर रिक्वेस्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको 3 दिन के अंदर उनको ओपिनियन देना होगा कि उसको करना है नहीं करना है टर्मिनेट। और विद इन 5 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की रिक्वेस्ट उनको सारे सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना होगा अगर वो अलाउ करते हैं तो। और कौन कर सकता है परफॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर who is registered in state medical council and having recognized medical qualification as per national medical council, वो आरएमपी इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कर सकता है। तो ओल्ड रूल्स क्या कहते थे कि आपको सिर्फ 20 वीक्स तक ही आपको परमिशन मिलती थी, बट न्यू रूल्स के हिसाब से आप 24 वीक तक भी परमिशन ले सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन होने चाहिए डॉक्टर की एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस ऑफ ओबीजी मींस ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years, मतलब एटलीस्ट 3 years के तो होना ही चाहिए आपको एक्सपीरियंस इन ओबीजी। और या फिर 6 month आपने हाउस सर्जेंसी इन ओबीजी किया हो तो भी आप 24 वीक तक एमटीपी कर सकते हैं। कोई भी हॉस्पिटल में आपने एटलीस्ट 1 साल का ओबीजी का प्रैक्टिस किया हो तो 24 वीक तक कर सकते हैं। और अगर आपने 25 केसेस ऑफ एमटीपी किया है और एटलीस्ट 5 केसेस इंडिपेंडेंटली किया है एक लीगल सेटिंग में, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक
एमटीपी कर सकते हैं। और अगर आपने 3 महीने का एक्सपीरियंस है किसी अस्पताल में काम करने का, किसी हॉस्पिटल में काम करने का, और आपने 10 केसेस ऑफ एमटीपी मेडिकल मैटर से एमटीपी किया है अंडर सुपरविजन ऑफ आरएमपी, तो आप मेडिकल मैटर से 9 वीक तक की गेस्टेशन की एमटीपी कर सकते हैं। और अगर आप के पास पीजी डिग्री है इन ओबीजी और डिप्लोमा इन ओबीजी है, तो आप ऑब्वियसली एमटीपी को 24 वीक तक कर सकते हैं। आप ओपिनियन की बात करें, अगर एमटीपी अगर आपके पास केस आ रहा है 20 वीक तक का केस आ रहा है, तो एक आरएमपी का डिसीजन इनफ है फॉर गोइंग फॉर एमटीपी। पहले ये 12 वीक्स तक ही था। अगर 20 to 24 वीक के बीच में कोई आता है आपके पास रिक्वेस्ट, तो 2 आरएमपी की जरूरत पड़ती है, आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है टू ओपाइन फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेडिकल बोर्ड की बात करें तो 24 वीक के बाद अगर कोई आता है तो मेडिकल बोर्ड की जरूरत होती है। और पहले मेडिकल बोर्ड तो था ही नहीं, तो 20 वीक की तो बात होती ही नहीं यहाँ पर। तो 24 वीक के बाद कोई भी आए तो मेडिकल बोर्ड का फंक्शन यहाँ पर आता है। इमरजेंसी सिचुएशन की अगर बात करें, इमरजेंसी में सिचुएशन एक्चुअली अबॉर्शन कोई ऐसी चीज है कि एक सोशल टैबू भी माना जाता है कई जगह पे। तो कई लोग एक दूसरे को किसी को बताते नहीं है, चीजें रिवील नहीं करते हैं, अपने हाइड करके रखते हैं, ना घर वाले को बताते हैं, डॉक्टर को बताने में कंफर्टेबल महसूस नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी प्रेगनेंसी होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें या प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो आ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी करना कई बार बहुत जरूरी हो जाता है अगर फीमेल की लाइफ को आपको बचाना है तो ऐसे सिचुएशन में आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्वालिफिकेशन ढूंढना जो उसके लिए एलिजिबल क्वालिफाई कर सके वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे प्लेसेस ढूंढना जहाँ पर एमटीपी करना है वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर 24 वीक के बियॉन्ड है तो बोर्ड बनाना, सब कुछ करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है कि सेकंड आरएमपी का ओपिनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी स्टेज में आप ऑफ प्रेगनेंसी आप एमटीपी कर सकते हैं। इवन अनट्रेन आरएमपी को भी आप एमटीपी कर सकते हैं। हाँ, वो ओबीजी वाला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अनऑथराइज्ड प्लेसेस में आप एमटीपी कर सकते हैं। और गेस्टेशन का मैंने बता ही दिया, 9 वीक में मेडिकल मेथड से एक आरएमपी, 12 वीक सर्जिकल मेथड से एक आरएमपी, बियॉन्ड 12 वीक टू 20 वीक सर्जिकल मेथड 1 आरएमपी, 20 वीक टू 24 वीक सर्जिकल मेथड 2 आरएमपी एंड बियॉन्ड 24 वीक सर्जिकल मेथड मेडिकल बोर्ड यहाँ पर काम करता है। इस बात की ध्यान रखना कि कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जाएगी विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। हाँ, पर अगर फीमेल की एज लेस देन 18 ईयर्स है या फिर फीमेल की एज 18 ईयर्स के बियॉन्ड है बट फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, तो ऐसी कंडीशन में राइटिंग में आपको उसके फीमेल के गार्जियन से कंसेंट लेना होगा फॉर एमटीपी। और एक और चीज, हस्बैंड की कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इन लॉ की कंसेंट की जरूरत रिक्वायर्ड नहीं होती फॉर अंडरगोइंग एमटीपी। ये पूरी तरह से फीमेल का ही डिसीजन होता है। जब मेडिकल बोर्ड अप्रूव रिक्वेस्ट देते हैं और मेडिकल बोर्ड सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, एग्जामिन करता है रिपोर्ट्स को और फीमेल को, तो ये सब कुछ ध्यान देता है कि फीमेल का जो सारे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर है या नहीं, सारे इन्वेस्टिगेशंस को देखने के बाद अलाउ या डिनाई करता है और द पेशेंट इज फिट फॉर अंडरगोइंग एमटीपी और नॉट, ये डिसाइड करता है। अगर अलाउ करता है मेडिकल बोर्ड तो अलाउ किया जाएगा, और अगर डिनाई करता है एमटीपी करने के लिए तो उस डिनाइल का रीजन भी आप मेडिकल बोर्ड को देना होगा। और साथ में हर जो भी मेंबर्स हैं मेडिकल बोर्ड में उन सबका सिग्नेचर यहाँ पर नीचे किया जा रहा है इस रिपोर्ट में। किस जगह पे एमटीपी किया जाए? एक कोई भी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो या मेंटेन्ड हो या एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट हो, या फिर ऐसी प्लेसेस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव की गई हो, वहां पर एमटीपी किया जाता है। और कोई भी प्लेस ऐसी अप्रूव नहीं हो सकती जो अनसेफ हो, अनहाइजेनिक हो। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
कुछ कुछ फैसिलिटीज है जो होने चाहिए, मतलब 12 वीक्स तक क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए, जैसे गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन टेबल होना चाहिए, लेबर टेबल होना चाहिए, रिसस्टेशन या स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ड्रग पैरेंटल फ्लूइड की फैसिलिटीज होना चाहिए, बैकअप फैसिलिटीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ शॉक होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होना चाहिए। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट वाले से तो सारे सामान होंगे, साथ साथ में एक टेबल फॉर टेबल ओटी टेबल होना चाहिए, ऑपरेशन टेबल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए फॉर परफॉर्मिंग एब्डोमिनल और गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज। और सर्जरी हो रही है तो एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट्स और रिसस्टेशन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारी होना चाहिए। साथ में ड्रग फॉर पैरेंटल फूड, इमरजेंसी में क्या क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट अपने साइट में टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है, वो सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। प्रोफेशनल सिक्रेसी की बात करें तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एडमिशन रजिस्टर एक मेंटेन किया जाता है, जिसमें जितने भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के केसेस आते हैं वो सारे एंटर किए जाते हैं। वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसे कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, और किसी फीमेल की नाम या कोई भी और पर्टिकुलर जो एमटीपी के लिए आ रही है उसको किसी भी आदमी को रिवील नहीं करना है, अनलेस वो पर्सन इज ऑथराइज्ड बाय लॉ एट द टाइम ऑफ एक्शन, जिसको आप दे सकते हैं। और अगर आप इस एक्ट के किसी भी चीज़ों को आप तोड़ते हैं, सारे कोई भी रूल को तोड़ते हैं, तो आपको अलग अलग पनिशमेंट दिया जा सकती है। जैसे आपने एमटीपी किया पर आप आरएमपी नहीं है तो 2 to 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। एमटीपी किया बट अनऑथराइज्ड प्लेसेस में किया तो 2 to 7 ईयर। वो अनऑथराइज्ड प्लेसेस जो है उसको भी उसके ओनर को भी 2 to 7 ईयर की पनिशमेंट दी जा सकती है। और ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल सिक्रेसी अगर आप करते हैं तो 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट प्लस माइनस फाइन भी दिया जा सकता है आपको। इस लॉ की एक लिमिटेशन मुझे मिलती है कि डॉक्टर में इंडिया में ऑलरेडी डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। ऐसे में सिर्फ ओबीजी वाले को ढूंढना और उसकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को ढूंढना कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो जरूरी, हालांकि अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई, डॉक्टर के नंबर काफ़ी बढ़ गए हैं, तो पर फिर भी कुछ कुछ रूरल एरिया पे अगर बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन की अगर बात करें तो ये एक लिमिटेशन मुझे अभी भी मिलता है। समरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एमटीपी एक्ट के बारे में हमने जाना कि क्या है एक्ट, व्हाट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट इज अबॉर्शन के बारे में बात करी हमने, किन किन सर्कमस्टेंसेस में एमटीपी कर सकते हैं, अगर फीमेल की एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए फॉर अंडरगोइंग एमटीपी, टर्मिनेट करना है तो कब कब कर सकते हैं, और मेडिकल बोर्ड कौन है, मेडिकल बोर्ड के कौन कौन से मेंबर्स हैं, उसके बाद करके फंक्शन के बारे में बात करी, कौन परफॉर्म कर सकता है, आरएमपी के बारे में बात करी, और आरएमपी के क्वालिफिकेशन की बात करी, उसमें किस तरह का क्वालिफिकेशन किस टाइम के साथ होना चाहिए उनके पास, परफॉर्म अगर करते हैं तो कहाँ करना चाहिए, उस जगह के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, वो सारी बात करी। इमरजेंसी सिचुएशन में वो क्या कब कर सकते हैं एमटीपी, ये बात करी। प्रोफेशनल सिक्रेसी क्या होती है और पनिशमेंट्स के बारे में हमने सारी बात करी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आई एक्सपेक्ट कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार 2071 और 2021 के अमेंडमेंट्स की पीडीएफ, आई थिंक 5-6 पन्ने का एक पीडीएफ है, वो आप एक बार डाउनलोड करिए और एक बार कंपेरेटिवली आप आपस में पढ़ के देखिए। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड मोर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या डाउट होते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।